एसडीओपी हूँ यहाँ पे। जी जी। हमारा पूरा पुलिस प्रशासन आपके साथ है जी। ठीक है। आपको जैसे ही राश निकालनी हो गाँव में वैसे निकालने के लिए हम तैयार हैं। दूल्हा जैसा बोलेगा, जहाँ से बोलेगा, जिस रास्ते से बोलेगा, जिस तरीके से बोलेगा, उसको स्वतंत्रता है। वो जहाँ से चाहे वहाँ से अपनी राश निकलवा सकता है। ठीक है। ये तुमसे फिर बोल रहा हूँ, बिना किसी शेड्यूल कास्ट पर कोई सबसे ज्यादा अत्याचार कर रहा है तो वो ओबीसी कम्युनिटी के लोग हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें बचाने वाले जो दूसरे लोग हैं वो बचा लेंगे। अब मैं आपको ये बात बता दूं कि जिस प्रकार ओबीसी कम्युनिटी शेड्यूल कास्ट पर अत्याचार कर रही है और जो ये बहुजन लोग जो 85 की बात करते हैं वो कहीं ना कहीं और जो थ्योरी है वो बिल्कुल बेकार नजर आती है। और आपको ये मैं बात बता दूं कि अगर आप ये कहते हो कि यादव कम्युनिटी के लोग रोक रहे हैं तो आप जितने भी बारात रोकने के, जितने भी अत्याचारों की, प्रत्यक्ष रूप से अत्याचारों की अगर बात करोगे, डाटा निकाल के देखोगे तो 80% उसमें कहीं ना कहीं ओबीसी कम्युनिटी के लोग मिलेंगे। परंतु 20% लोग ऐसे हैं जो कि आज भी सामंजस्य और 85 की बात करते हैं, परंतु 80% लोग इस बात से सहमत नहीं है। और चाहे यादव हो चाहे दूसरी बरादरियां हो, वो बिल्कुल निश्चिंत है। वो निश्चिंत है कि हम लोग जो है, हमें प्रोटेक्ट करने वाले बहुत सारे लोग हैं और अगर हम बारात रोकेंगे और अत्याचार करेंगे तो हमें जो है कुछ भी होने वाला इस बात में नहीं है। इस अमृतकाल चल रहा है, देश में दलित घोड़ी पर नहीं बैठ सकता। देखिए, पहली बात तो ये कि मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ कि ये जो घोड़ी वाली लड़ाई है, ये शेड्यूल कास्ट को, दलितों को छोड़ देनी चाहिए कि जितना वो घोड़ी पे चढ़ेंगे उतना ही वो बैंड बाजे, ढोल तमाशे और ये सब लाएंगे, जिससे व्यापार बढ़ेगा। व्यापार बढ़ेगा तो एक व्यक्ति को फायदा होगा। और जिस दिन आपने कभी सुना है कि हेलीकॉप्टर पर ले जाने वाले पर कोई पथराव हुआ हो? आपने कभी सुना है कि मर्सिडीज में कोई व्यक्ति जा रहा हो, उस पर बारात लेने शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति जा रहा हो, उस पर पथराव हुआ हो? जब हेलीकॉप्टर पर बारात आती है तो पूरा का पूरा जो शासन प्रशासन है उसे बचाने में लग जाता है। जब हमारे लोग मजबूत होते हैं, 5 स्टार होटल में जाते हैं या बड़े उसमें जाते हैं, आपने सुना है कहीं पथराव होता हो, तो उसके अंदर आप लोगों को चाहिए कि आर्थिक रूप से संपन्न होकर उस सिस्टम के खिलाफ लड़े जिस सिस्टम के खिलाफ आप है। आप मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा बता दीजिए जिसकी बारात पर पथराव हुआ हो और वो हिंदुइज्म छोड़कर बुद्धिज्म बन गया हो। अगर ऐसा जिस दिन भी भारत में होना लग जाएगा तो मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको घर से उठा कर लाएंगे और आपको घोड़ियों पर बैठा कर लेके जाएंगे। गुजरात का तो बड़ा नमूना पेश किया जाता है देश में कि विकास मॉडल है गुजरात। वहां एक दलित व्यक्ति ने चश्मे लगाए और अच्छे कपड़े पहने तो उसकी पिटाई कर दी गई, उसकी मदर को भी मारा गया है। देखिए, गुजरात के अंदर मूछों की बात पे भी एक बार हत्या की गई थी और आज अच्छे कपड़े पहनने के मुद्दे पर भी हत्या हुई है। आप ये देखिए, अगर गुजरात मॉडल है, विकास का मॉडल है, तो जिस विकास में हमारे लोगों की भागीदारी नहीं है, हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए। अब जो भारत के अंदर भी विकास नाम की जो लहर है, उसके अंदर कितने SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोग हैं, वो सभी लोगों को उनकी हिस्सेदारी मिली है। अगर ये गुजरात की बात है और गुजरात के आप ये तो रिपोर्टेड केसेस है, कई अनरिपोर्टेड केसेस ऐसे हैं। गुजरात के अंदर ही आप ये देखिए कि सबसे बड़े दंगे हुए, गुजरात के अंदर ही शाहबानो हुआ, गुजरात के अंदर ही मूंछों पे हत्या हुई और गुजरात के अंदर ही अब जो है अच्छे कपड़े पहनने पे। और ये आप ना तो भारत का प्रधानमंत्री, ना गृह मंत्री या जितने मंत्री गुजरात के हैं, वो कोई भी इस मामले में बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन सर, आजादी का अमृत महोत्सव मन रहा है, 76 साल देश को आजाद हुए हो गए, दलित चश्मा नहीं लगा सकता, कोट पैंट नहीं पहन सकता, घोड़ी पर नहीं चढ़ सकता, तो ये कैसा अमृत महोत्सव है? देखिए, ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और जो मुस्लिम है उनके लिए कोई अमृत महोत्सव नहीं है। ये अमृत महोत्सव उसे कहते हैं जितना ज्यादा ये अत्याचार करेंगे उसको ये अमृत महोत्सव का नाम देते हैं। और इस अमृत महोत्सव में जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, उनकी कोई भी भागीदारी नहीं है, नग्न भागीदारी है। और शायद यही इनका अमृत काल है और यही इनका हिंदू राष्ट्र है, जिसके अंदर जो है जो पिछड़ा और दबा कुचला वर्ग है उसको कोई अधिकार ना दिए जाए, वही इनकी नजरों में सच्चा जो है अमृतकाल है। तो सर, ये दलित क्या जीने का अधिकार नहीं है? इनको इस तरह से हम अपमान सहेंगे? नहीं, जीने का अधिकार जब तक ये बहुजन लोग हैं, ये छोटी मोटी बातों को छोड़कर अपनी सरकार नहीं बनाएंगे तो कहीं ना कहीं इन्हें जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। मैं आपको एक बात बताऊं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, तो आप एक भी घोड़ी से उतरने का एक भी अगर एग्जाम्पल दे दें तो मैं आपकी बात मान लूँ। परंतु ये लोग जो है ये जो वाइडर टर्म में ना सोच के नैरो टर्म में सोचते हैं और अपनी सरकार बनाने के लिए प्रयत्नशील नहीं है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश में ऐसे मामले बढ़े हैं, योगी राज में रामराज चल रहा है यहाँ तो। हाँ, रामराज चल रहा है। कोर्ट के अंदर गोली मारी जा रही है, पुलिस के सामने गोली मारी जा रही है, महिलाओं की हत्याएं हो रही हैं, और जो हाथरस पीड़ितों को रात में सरकार के माध्यम से जलाया जा रहा है। तो ये ऐसा रामराज है, जैसे ही शंभू ऋषि की हत्या हुई है उसी प्रकार जो है आज जो हत्याएं वहाँ जो उत्तर प्रदेश सरकार में हो रही है। लेकिन बहुत सारे जो दलित संगठन है बाबा साहब के नाम पर, बहुजनों के नाम पर, वो खुलकर सामने क्यों नहीं आते इन लोगों के? देखिए, बहुजन जो अब मुझे सिंपल एक बात बताइए
बताइए, जो बाबा साहब के नाम के जो संगठन है वो सारे सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, आर्थिक संगठन है या व्यक्तिगत संगठन है? मुझे तो लगता है कि भारत के अंदर जितने लोग नहीं है शेड्यूल कास्ट के, उससे ज्यादा जो है संगठन बने हुए हैं और सभी का एक निजी स्वार्थ है कि वो राजनीतिक रूप से जो है सक्रिय है, बल्कि सामाजिक रूप से कोई भी भारत में शेड्यूल कास्ट के पास ऐसा सामाजिक संगठन नहीं है उत्तर कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक जो समाज के नाम पर एक हो जाए और एक आंदोलन कर सके। अच्छा, ये ऐसी घटना रुक नहीं रही है, क्या रीजन मानते हैं आप? इसका रीजन सिर्फ यही है कि हम राजनीतिक रूप से जो कमजोर हो गए हैं, तो उसका सिर्फ एकमात्र इसका जो इलाज है वो राजनीतिक रूप से सशक्तिकरण है, और जब तक हम राजनीतिक रूप से सशक्त नहीं होंगे ये घटनाएं निरंतर होती रहेंगी। सर, राष्ट्रपति है दलित महिला, देखिए चाहिए सर। अरे जब राष्ट्रपति दलित महिला हैं तो आपको शायद ये ना पता हो पिछले राष्ट्रपति को मंदिर में नहीं घुसने दिया था, शायद आपको ये बात ना पता हो कि राष्ट्रपति महिला को संसद उद्घाटन में नहीं बुलाया गया, आपको ये नहीं पता कि जो पिछले हमारे राष्ट्रपति थे उनके साथ भी अत्याचार हुए थे। तो मैं बता दूं कि राष्ट्रपति जो नॉमिनल रूप से रबड़ स्टैंप रूप से जो भी है शेड्यूल कास्ट के, हमें राष्ट्रपति नहीं चाहिए, हमें IAS IPS जजेस अपने प्रधानमंत्री अपने समाज से चाहिए। कोई दूसरी तारीफ पे नहीं आता, चाहे जितना लंबा केस चलता चला जाए, जितने दिन जेल में रखने का मौका मिले हम जेल में रखें। आज मैं सिर्फ उम्र की बात करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं, मुझे भीमा कोरेगांव में हमारे वो साथियों की याद आती है जो किस जुर्म में अंदर बंद है। उन पर अर्बन नक्सल, ये जो हमारी सरकार है ये टर्मिनोलॉजीज कॉइन करने में बहुत माहिर है। कहा गया अर्बन नक्सल, यानी जो अगर आदिवासियों की बात करें तो अर्बन नक्सल हो जाए, जो दलितों की बात करें तो वो कम्युनल हो जाए, जो माइनॉरिटीज के लिए आवाज उठाए तो उस पर और दूसरा इल्जाम लगा दें। ये जो सिलसिला चल पड़ा है देश के अंदर, इसके खिलाफ हमको खड़ा होना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, उमर खालिद और हमारे ये नौजवान हमारे देश का असेट है, इसलिए नहीं वो मेरा बेटा है, मैं जानता हूँ ये देश के 1000 दिन उमर खालिद ने वेस्ट नहीं किए, 100 छोटी बड़ी किताबें उसने पढ़ ली है कोर्ट के अंदर। देश को जानने का उसको मौका मिल रहा है। जाहिर है एक्टिविज्म में जब लोग होते हैं तो उन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिलता, उन्हें देश को और देश के लोगों की समस्याओं को समझने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन ये जो वक्त मिला है, इस वक्त को उसने गंवाया नहीं है। चंद दिन के लिए जेल से बाहर आने का मौका मिला था उसकी बहन की शादी में, उस मौके पर भी उसने रात में भी नहीं सो रहा है, दिन में भी नहीं सो रहा। हमने कहा भाई ये तरीका सही नहीं है। कहा भाई ये जो अवसर मिला है 8 दिन का, मैं इसको ज्यादा लोगों से मिलना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। तो ये उमर खालिद और उनके दोस्त, उन्होंने एक ऐसे भारत का सपना देखा था, ये देख रहे थे जिसमें हर सर को छत मिले, हर बदन को लिबास मिले, हर पेट को 2 वक्त की रोटी मिले, हर हाथ को काम मिले, हर आदमी को इंसाफ मिले। एक ऐसे भारत का सपना जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिखाया है। वो नौजवान आज देश के सलाखों को पीछे धकेल दिए जाए और हमारे जो पॉलिटिशियन आवाज उठाए पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट से बाहर, उनकी मेंबरशिप को रद्द कर दिया जाए और उनको भी बाहर की हवा दिखा दी, या जो और खामोश न बैठे उनके खिलाफ ED का इस्तेमाल करिए, CBI का इस्तेमाल कीजिए, आपके हाथ में जो चाहे आप करें। दोस्तों साथियों, अगर हम इस देश को जो आज़ादी हमने हासिल की थी आज से 75 साल पहले, उस मौके पर भी हमारे लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी थी। मैं ये नहीं कहता हूँ कुमार खालिद और उनके दोस्त बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं, नहीं। डेमोक्रेसी को बचाना है, रूल ऑफ लॉ को बचाना है, देश को बचाना है, तो ये बहुत छोटी कुर्बानी है। हमारे देशवासियों ने आज़ादी की लड़ाई में कारा पानी की सजा भुगती है, कई सालों तक जाने कुर्बान किए। 1-2 लोग नहीं, 1000 लोग नहीं, लाखों लोग कुर्बान हो गए इस आज़ादी के लिए। अगर आज काले अंग्रेज हमारी आज़ादी को छीनने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें भी वही कुर्बानी देनी पड़ेगी इसको बचाने की। आज सत्ता में कौन लोग बैठे हुए, आप सोचिए तो सही। 2002 में इनका क्या रोल था? जिन लोगों ने माओ की पेट को चीर के बच्चे निकाल के तलवारों पे उठाए थे, वो आज जेल से बाहर कर दिए गए। जिन लोगों ने बिल्किस बानो का रेप किया था और बच्चे को मार दिया था, वो आज जेल से बाहर कर दिए गए। तो आवाज नहीं उठ रही, कोई मैदान में नहीं आ रहा है।
कोई सोच नहीं रहा है। मसला ये है कि मसला यहाँ नहीं थमेगा अगर हम खामोश रहेंगे। डॉक्टर जान दयाल साहब यहाँ मौजूद हैं, अक्सर एक कहानी सुनाते थे जर्मनी के बारे में कि वो आए, वो तलाश में थे यहूदियों के, मैं यहूदी नहीं था, मैं खामोश रहा। वो आए मजदूरों की तलाश में, मैं मजदूर नहीं था, मैं खामोश रहा। वो आए डेमोक्रेट्स की तलाश में, मैं क्योंकि डेमोक्रेट नहीं था, मैं साधारण मानूस था, मैं खामोश रहा। जब सब खत्म हो गए वो आए, फिर मेरे लिए कोई आवाज सवाल नहीं। क्या हम इसी वक्त इंतजार कर रहे हैं कि जब आवाजें बंद हो जाएं, जब जो आवाज उठाने वाले लोग हों जेल की सलाखों के पीछे ढकेल दिए जाएं, जब घिनौने इल्जामात के तहत लोगों को बरसों तक जेल में ढकेल दिया जाए। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि बेल इज ए रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। ऐसा लगता है कि अब ये रिवर्स हो गया, जेल इज ए रूल, बेल इज एन एक्सेप्शन। हमारे ये कहा जाता है डिसेंट इज एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन आज लग रहा है कि डिसेंट क्राइम हो गया। अगर हम खड़े नहीं होंगे, अगर हम नहीं उठेंगे, तो हमें देश का भविष्य बहुत उज्जवल नजर नहीं आ रहा। मैं ये चाहता हूँ कि ये सिविल सोसाइटी, ये हमारे नौजवान नस्ल, ये हमारे लोग अब जरा ऊंचे उठ के सोचें। ये जो हमारे लोग आज बंद हैं, उनके सामने भी कैरियर था, उन्हें भी हार्डवर्ड से और जगह से इंटरव्यू बुलाया जा रहा है एजुकेशन के, लेकिन उनका नहीं, ये देश है, इस देश के लिए काम कर। कैरियर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है लोगों के लिए, लेकिन उससे बड़ी चीज़ होती है जो लोगों के लिए काम करने की चीज़। लोग जो परेशान है, जो मार्जिनलाइज है, उनकी आवाज़ बनने की जरूरत है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करते हुए आपको आह्वान करता हूँ, आपको आवाज़ देता हूँ कि उठिए, इससे पहले कि आवाज़, उससे पहले कि हम आवाज़ उठाने के काबिल रह जाएं। शुक्रिया।